आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जीएसटी पंजीकरण एक परिचय से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, तो आज हम इन्हीं पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है इसकी बुनियादी बातों को समझना, आखिर ये है क्या, किस इसकी ज़रूरत पड़ती है और कारोबार के लिए ये इतना अहम क्यों है। तो सबसे पहले ये पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन है क्या असल में। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी बिजनेस को जीएसटी कानून के तहत एक तरह की कानूनी पहचान देता है। बिल्कुल। और इसी पहचान से वो फिर ग्राहकों से जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। हाँ, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी वाला मामला भी है। जी हाँ, जो खरीद पर टैक्स दिया है उसका क्रेडिट वापस ले सकते हैं। चलिए इसी से शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये पंजीकरण करवाना किसके लिए मतलब अनिवार्य है, जरूरी है। देखिए, मुख्य तौर पर तो ये टर्नओवर पर आधारित है। अगर कोई माल बेच रहा है तो सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा। 40 लाख, ओके। और सर्विसेज के लिए? और अगर सेवाएं मतलब सर्विसेज दे रहे हैं तो ये लिमिट 20 लाख रुपए है। ठीक है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती है ना, इसमें कुछ और श्रेणियां भी शामिल हैं शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे अंतर्राज्यीय आपूर्तिकर्ता, मतलब जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लायर्स। जी। और साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने वाले, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पर। ओह, तो इनके लिए टर्नओवर लिमिट नहीं है? नहीं, इनके लिए टर्नओवर की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। अगर आप मान लीजिए 100 रुपए का भी सामान ऑनलाइन बेचते हैं या किसी दूसरे राज्य में भेजते हैं तो आपको जीएसटी पंजीकरण लेना पड़ सकता है। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। मतलब सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, कोई छोटा व्यापारी भी अगर ऑनलाइन बेचना शुरू करे। जी हाँ, उसे शुरू से ही पंजीकरण करवाना पड़ सकता है, भले ही बिक्री बहुत कम हो। और वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एजेंट जैसी कैटेगरीज भी होती हैं, उनका क्या मतलब है? हाँ, वो भी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो है जो मतलब कभी कभार किसी ऐसे राज्य में सप्लाई करता है जहां उसका कोई फिक्स बिजनेस प्लेस नहीं है, जैसे किसी मेले या एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया। ओके, टेम्पररी टैक्स। बिल्कुल। उन्हें भी एक तरह से अस्थायी पंजीकरण लेना होता है और एजेंट भी इसी दायरे में आते हैं। तो ये दिखाता है कि जीएसटी का दायरा कितना कितना फैला हुआ है। अच्छा, अब पंजीकरण के प्रकारों पर आते हैं। आपने सुना होगा एक तो नॉर्मल टैक्स पेयर होता है और एक वो कॉम्पोजिशन स्कीम। जी हाँ। कॉम्पोजिशन स्कीम जी सुना है छोटे व्यापारियों के लिए कुछ आसान बनाती है प्रक्रिया को। हाँ बिल्कुल। कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली छोटे व्यवसायों के लिए है जिनका टर्नओवर एक निश्चित सीमा शायद 16.5 करोड़ रुपए तक है, कुछ स्पेशल राज्यों को छोड़कर। अच्छा। इसमें उन्हें अपने टर्नओवर पर एक बहुत कम फिक्स्ड रेट से टैक्स देना होता है और रिटर्न फाइलिंग भी काफी सरल होती है, तिमाही होती है शायद। तो फायदा क्या नहीं है इसमें, कुछ तो नुकसान भी होगा। हाँ, इसकी एक बड़ी शर्त है या कह लें कमी है कि कॉम्पोजिशन डीलर ना तो ग्राहक से जीएसटी वसूल सकते हैं अपने बिल पर, ओके। और ना ही वो खरीद पर दिए गए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी ले सकते हैं। ओह, ये तो बड़ा पेंच है। मतलब टैक्स कम दो पर आईटीसी भूल जाओ और ग्राहक से भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यानी स्वैच्छिक पंजीकरण। जी मतलब अगर किसी का टर्नओवर उस 40 लाख या 20 लाख की लिमिट से कम है, वो फिर भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। और इसके अपने फायदे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, इससे आपकी लागत कम हो सकती है। ये तो है। दूसरा, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बढ़ती है। कई बड़ी कंपनियां सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर से ही डील करना पसंद करती हैं। अच्छा, B2B सप्लाई के लिए जरूरी हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये छोटे व्यवसायों के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम भी हो सकता है अगर वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये छोटे व्यवसायों के लिए अतिरिक्त कंप्लायंस का बोझ नहीं बन जाता? रिकॉर्ड रखो, रिटर्न फाइल करो, क्या फायदे हमेशा उस लागत से ज्यादा होते हैं? ये सवाल बहुत जायज़ है। शुरुआत में थोड़ा बोझ लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं। रिकॉर्ड मेंटेन करना, समय पर रिटर्न फाइल करना। पर अगर आप लंबी अवधि में देखें तो मार्केट में बेहतर पहुंच, बड़ी कंपनियों के साथ बिजनेस करने का मौका और आईटीसी का लाभ, ये सब मिलकर अक्सर उस शुरुआती लागत से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। ये एक तरह का निवेश है। ठीक है, समझी। अब जरा प्रक्रिया की बात कर लें। प्रोसेस कैसा है? ऑनलाइन है? हाँ, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाना होता है। अच्छा। वहां फॉर्म REG 01 भरना होता है। और इसके लिए कुछ खास दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे? जी हाँ, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पैन कार्ड तो जरूरी है ही, पैन कार्ड, ओके। आधार कार्ड,
जो प्रोप्राइटर या पार्टनर्स हैं उनका, जी बिजनेस के पते का प्रूफ जैसे बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट। कंपनी या एलएलपी है तो कुछ और दस्तावेज लगते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स की डिटेल्स वगैरह। सुनने में तो प्रक्रिया सीधी लग रही है। तो सीधी, पर इसमें डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल सही होना और टाइम पर सबमिट करना बहुत जरूरी है। नाम में जरा सी भी गलती या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो एप्लीकेशन अटक सकती है या रिजेक्ट भी हो सकती है। आमतौर पर अगर सब सही है तो 3 वर्किंग डेज में ऑफिसर या तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देते हैं, फॉर्म REG 06 में सर्टिफिकेट आ जाता है, या फिर कोई स्पष्टीकरण मांगते हैं। अच्छा, और बाद में कुछ बदलना हो तो, या कैंसिल करना हो? हाँ, उसके लिए भी फॉर्म है। बदलाव के लिए REG 14 और कैंसिलेशन के लिए REG 16 या REG 17, स्थिति के अनुसार। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई अनिवार्य कैटेगरी में आता है पर पंजीकरण नहीं करवाता है तो फिर क्या होता है? तो फिर पेनल्टी का प्रावधान है। स्रोत बताते हैं कि कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना। 10,000? हाँ, कम से कम, या फिर जितना टैक्स बचाया गया है, मतलब टैक्स एवेजन की जो रकम है वो, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतनी पेनल्टी लग सकती है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर मामला है। बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब पैसों का जुर्माना ही नहीं है, पंजीकरण ना करवाना अपने आप में कानून का उल्लंघन है। हाँ, वो तो है ही। इससे बिजनेस की रेप्यूटेशन खराब होती है, भविष्य में बैंक लोन लेने में या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने में दिक्कत आ सकती है, और टैक्स अथॉरिटीज फिर आपके बिजनेस की पूरी जांच भी शुरू कर सकती हैं। मतलब दूर तक असर होता है। जी, ये नॉन कंप्लायंस का एक साफ संकेत माना जाता है। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकलता है? हम ये कह सकते हैं कि GST पंजीकरण सिर्फ एक कानूनी जरूरत या खाना पूर्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरे GST सिस्टम के पालन की, कंप्लायंस की नींव है। हाँ, फाउंडेशन। हाँ, ये बिजनेस को देश की फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाता है, पारदर्शिता लाता है, और जैसा हमने कहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे फायदे दिलाता है। तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए अच्छा ही है, भले ही शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगे। हाँ, ज्यादातर मामलों में। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो शायद इस चर्चा से आगे जाती है। बताइए। वो ये कि कानूनी अनिवार्यता से हटकर सोचें। जब कोई छोटा बिजनेस जिसके लिए अनिवार्य नहीं है फिर भी स्वेच्छा से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है, तो ये कदम लंबे समय में उसके बिजनेस के ग्रोथ पाथ को और मार्केट में उसकी इमेज को कैसे बदल सकता है। क्या ये उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में उसने पहले सोचा भी ना हो, खासकर अगर वो बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहता है या अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। ये दिलचस्प सवाल है। मतलब ये सिर्फ एक टैक्स नंबर नहीं, बल्कि बाजार में आपकी गंभीरता का प्रतीक भी बन सकता है। बिल्कुल, शायद यही वो अनदेखा अवसर है जिसके बारे में व्यवसायों को सोचना चाहिए।